चलिए हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स जैसे स्ट्रक्चर्स एक नियमित क्रम में कैसे बनते हैं? अब आपको सीडलिंग यानी कि अंकुरित पौधे, प्लांटलेट यानी कि छोटे पौधे, मैच्योर प्लांट्स जैसे टर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ट्री लगातार अपनी हाइट तथा चौड़ाई यानी कि गर्थ में एक समय अंतराल में लगातार वृद्धि करते हैं। सेम ट्री की लीव्स, फ्लावर्स तथा फ्रूट्स न केवल लिमिटेड डायमेंशंस के होते हैं बल्कि पीरियोडिकली निकलते व गिरते रहते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। वैसे प्लांट्स में फ्लावरिंग वेजिटेटिव फेज के बाद क्यों आती है? प्लांट्स के सभी ऑर्गन्स वेरियस टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। कोई एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन के स्ट्रक्चर तथा फंक्शन के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है? क्या इनके स्ट्रक्चर तथा फंक्शन को बदला जा सकता है? बताइए, प्लांट्स के सभी सेल्स किसके डिस्केंडेंट यानी कि वंशज होते हैं? जी हाँ, प्लांट्स के सभी सेल्स जाइगोट के डिस्केंडेंट्स यानी कि वंशज होते हैं। जी हाँ, प्लांट्स के सभी सेल्स जाइगोट के डिस्केंडेंट्स यानी कि वंशज होते हैं। तब यह प्रश्न उठता है कि क्यों और कैसे प्लांट्स में भिन्न भिन्न स्ट्रक्चरल और फंक्शनल विशेषताएं होती हैं। बताइए, डेवलपमेंट किस दो प्रोसेस का योग है? जी हाँ, डेवलपमेंट दो प्रोसेस का योग है, ग्रोथ तथा डिफरेंशिएशन। जी हाँ, डेवलपमेंट दो प्रोसेस का योग है, ग्रोथ तथा डिफरेंशिएशन। जी हाँ, डेवलपमेंट दो प्रोसेस का योग है, ग्रोथ तथा डिफरेंशिएशन। बताइए, क्या एक जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से एक मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट एक प्रिसाइज तथा नियमित सक्सेशन में होने वाली घटना है? जी हाँ, एक जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से एक मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट एक प्रिसाइज तथा नियमित सक्सेशन में होने वाली घटना है। क्या इस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स तथा सीड्स को प्रोड्यूस करता और इवेंचुअली मर जाता है? जी हाँ, जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से एक मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट एक प्रिसाइज तथा नियमित सक्सेशन में होने वाली घटना है। इस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स तथा सीड्स को प्रोड्यूस करता है और इवेंचुअली ये मर जाते हैं। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 15.1, जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन का। साथ ही इस फिगर अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। अपने माइंड के फिगर में देखिए, क्या आपको हाइपोकोटाइल की लेवलिंग दिख रही है? कॉटिलीडन की, सॉइल एलाइन की, कॉटिलीडन्स के, इपिकोटाइल हुक की, शीडकोट की। नेक्स्ट फिगर में मतलब नेक्स्ट जो पौधा बना हुआ है उसमें कॉटिलीडन्स की, इपिकोटाइल की, हाइपोकोटाइल की। फिर से अपने माइंड के फिगर में देखिए, क्या आपको हाइपोकोटाइल की लेवलिंग दिख रही है? कॉटिलीडन की, सॉइल एलाइन की, कॉटिलीडन्स के, इपिकोटाइल हुक की, शीडकोट की। नेक्स्ट फिगर में मतलब नेक्स्ट जो पौधा बना हुआ है उसमें कॉटिलीडन्स की, इपिकोटाइल की, हाइपोकोटाइल की। फिर से अपने माइंड के फिगर में देखिए, क्या आपको हाइपोकोटाइल की लेवलिंग दिख रही है? कॉटिलीडन की, सॉइल एलाइन की, कॉटिलीडन्स के, इपिकोटाइल हुक की, शीडकोट की। नेक्स्ट फिगर में मतलब नेक्स्ट जो पौधा बना हुआ है उसमें कॉटिलीडन्स की, एपिकोटाइल की, हाइपोकोटाइल की। अगेन अपने माइंड के फिगर में देखिए, क्या आपको हाइपोकोटाइल की लेवलिंग दिख रही है? कॉटिलीडन की, सॉइल एलाइन की, कॉटिलीडन्स के, एपिकोटाइल हुक की, शीडकोट की।
नेक्स्ट फिगर में मतलब नेक्स्ट जो पौधा बना हुआ है उसमें कोटिलेडन्स की, एपिकोटाइल की, हाइपोकोटाइल की। इस चैप्टर में आप कुछ उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन डेवलपमेंटल प्रोसेस को गवर्न तथा कंट्रोल करते हैं। बताइए एक पौधे के लिए ये फैक्टर्स क्या होते हैं? जी हाँ, वो फैक्टर जो प्लांट्स के डेवलपमेंटल प्रोसेस को गवर्न तथा कंट्रोल करते हैं वे फैक्टर इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल तथा एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल होते हैं। जी हाँ, ये फैक्टर्स इंट्रिंसिक दैट इज इंटरनल तथा एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल होते हैं। रिवाइज कीजिए 15.1 ग्रोथ को। बताइए क्या एक लिविंग बीइंग्स के लिए ग्रोथ को मोस्ट फंडामेंटल तथा कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि सुस्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, एक लिविंग बीइंग्स के लिए ग्रोथ को मोस्ट फंडामेंटल व कॉन्स्पिक्यूअस दैट इज सुस्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक के रूप में जाना जाता है। तो बताइए ग्रोथ क्या है? जी हाँ, किसी ऑर्गन या इसके पार्ट्स या किसी इंडिविजुअल सेल में इरेवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। जी हाँ, किसी ऑर्गन या इसके पार्ट्स या किसी इंडिविजुअल सेल में इरेवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। बताइए क्या जनरली ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेसेज दैट इज एनाबॉलिक तथा कैटाबॉलिक से जुड़ी होती है जिसमें एनर्जी खर्च होती है? जी हाँ, जनरली ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेसेज दैट इज एनाबॉलिक तथा कैटाबॉलिक दोनों से जुड़ी होती है जिसमें एनर्जी खर्च होती है। एग्जाम्पल के लिए लीफ का एक्सपांसन ग्रोथ है। जी हाँ, जनरली ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेसेज दैट इज एनाबॉलिक तथा कैटाबॉलिक दोनों से जुड़ी होती है जिसमें एनर्जी खर्च होती है। एग्जाम्पल के लिए लीफ का एक्सपांसन ग्रोथ है। आप लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने पर होने वाली स्वेलिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? चलिए रिवाइज कीजिए 15.1.1 प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। बताइए क्या प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है क्योंकि प्लांट के अंदर जीवन भर अनलिमिटेड ग्रो करने की क्षमता होती है? जी हाँ, प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है क्योंकि प्लांट के अंदर जीवन भर अनलिमिटेड ग्रो करने की क्षमता होती है। प्लांट की यह क्षमता मेरिस्टेम्स के कारण होती है जो प्लांट बॉडी में कुछ स्पेशल लोकेशन पर होती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है क्योंकि प्लांट के अंदर जीवन भर अनलिमिटेड ग्रो करने की क्षमता होती है। प्लांट की यह क्षमता मेरिस्टेम्स के कारण होती है जो प्लांट बॉडी में कुछ स्पेशल लोकेशन पर पाई जाती है। और साथ ही ऐसे मेरिस्टेम की सेल्स में डिवीजन तथा सेल्फ परपेचुएट, जी हाँ, सेल्फ परपेचुएट यानी कि निरंतरता की क्षमता होती है। इन मेरिस्टेम से बने प्रोडक्ट जल्द ही डिवाइड करने की क्षमता को खो देते हैं तथा ये सेल्स जो डिवीजन की प्रॉपर्टी खो देती हैं वो प्लांट बॉडी बनाती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है क्योंकि प्लांट्स के अंदर जीवन भर अनलिमिटेड ग्रो करने की क्षमता होती है। प्लांट की यह क्षमता मेरिस्टेम्स के कारण होती है जो प्लांट बॉडी में कुछ स्पेशल लोकेशन पर पाई जाती है। ऐसे मेरिस्टेम्स की सेल्स में डिवीजन तथा सेल्फ परपेचुएट, जी हाँ, सेल्फ परपेचुएट यानी कि निरंतरता की क्षमता होती है। इन मेरिस्टेम्स से बने प्रोडक्ट जल्द ही डिवाइड करने की क्षमता को खो देते हैं तथा ये सेल्स जो डिवीजन की प्रॉपर्टी को खो देती है वो प्लांट बॉडी बनाती है। बताइए ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ किसको कहते हैं? जी हाँ, वह ग्रोथ जिसमें मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट की बॉडी में कई सेल्स हमेशा जुड़ती रहती है उसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। जी हाँ, वह ग्रोथ जिसमें मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट की बॉडी में नई सेल्स हमेशा जुड़ती रहती है उसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। क्या होगा अगर मेरिस्टेम डिवाइड होना बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? चैप्टर 6 में
आपने रूट एपिकल मेरिस्टेम तथा शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा है। ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मुख्यतः प्लांट की एक्सिस के अलोंग एलोंगेशन में सहायता करते हैं। बताइए, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यह किसमें मुख्यतः सहयोग करते हैं? जी हाँ, रूट अपिकल मेरिस्टेम तथा शूट अपिकल मेरिस्टेम ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मुख्यतः प्लांट के एक्सिस के अलोंग एलोंगेशन में सहयोग करते हैं। जी हाँ, रूट अपिकल मेरिस्टेम तथा शूट अपिकल मेरिस्टेम ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मुख्यतः प्लांट के एक्सिस के अलोंग एलोंगेशन में सहयोग करते हैं। बताइए, किसमें लैटेरल मेरिस्टेम्स यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम लाइफ की लेट स्टेज में अपीयर होते हैं? जी हाँ, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में तथा जिम्नोस्पर्म्स में लैटेरल मेरिस्टेम्स यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम लाइफ की लेट स्टेज में अपीयर होते हैं। ये मेरिस्टेम्स बताइए उन ऑर्गन की किसको बढ़ा देते हैं? जी हाँ, डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स तथा जिम्नोस्पर्म में लैटेरल मेरिस्टेम्स यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम लाइफ की लेट स्टेज में अपीयर होते हैं। ये मेरिस्टेम्स उन ऑर्गन की गर्थ यानी कि चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ पर ये एक्टिव होते हैं। इसे प्लांट की कौन सी ग्रोथ माना जाता है? जी हाँ, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स तथा जिम्नोस्पर्म्स में लैटेरल मेरिस्टेम्स यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम लाइफ की लेट स्टेज में अपीयर होते हैं। ये मेरिस्टेम्स उन ऑर्गन की गर्थ यानी कि चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ ये एक्टिव होते हैं। इसे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ माना जाता है। जी हाँ, इसे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ माना जाता है। चलिए फिगर 15.2 का फिगर बनाइए। बताइए क्या आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम की लेबलिंग दिख रही है? शूट में वैस्कुलर कैम्बियम की लेबलिंग, रूट में वैस्कुलर कैम्बियम की लेबलिंग, रूट में रूट एपिकल मेरिस्टेम की लेबलिंग। बताइए क्या आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम की लेबलिंग दिख रही है? शूट में वैस्कुलर कैम्बियम की लेबलिंग, रूट में वैस्कुलर कैम्बियम की लेबलिंग, रूट में रूट एपिकल मेरिस्टेम की लेबलिंग। बताइए यह फिगर क्या शो कर रहा है? जी हाँ, फिगर 15.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। एरोज एग्जिबिट करता है द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन को। चलिए रिवाइज कीजिए 15.1.2 ग्रोथ इज मेजरेबल को। चलिए ग्रोथ इज मेजरेबल में जो कुछ भी रिवाइज किए हैं उसको बोलिए, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। बताइए ग्रोथ को विभिन्न पैरामीटर्स जैसे इंक्रीज इन फ्रेश रेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तथा सेल नंबर द्वारा मेजर क्यों किया जाता है? जी हाँ, सेलुलर लेवल पर ग्रोथ मुख्यतः प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में बढ़ने से होती है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट को डायरेक्ट मेजर करना कठिन होता है, इसलिए कुछ दूसरी क्वांटिटी को मेजर करते हैं जो मोर और लेस प्रोटोप्लाज्म के प्रोपोर्शनल हो। इसलिए ग्रोथ को विभिन्न पैरामीटर्स जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, जी हाँ ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तथा सेल नंबर के द्वारा मेजर किया जा सकता है। बताइए एक सिंगल मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रति घंटे में कितना सेल्स बना सकती है? जी हाँ, एक सिंगल मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रति घंटे में 17,500 से अधिक नई सेल्स बना सकती है। एक वाटरमेलन में सेल्स का साइज कितना टाइम्स तक बढ़ सकता है? जी हाँ, एक वाटरमेलन में सेल्स का साइज 3.5 लाख टाइम्स बढ़ सकता है। जी हाँ, 3,50,000 टाइम्स तक बढ़ सकता है। ग्रोथ के पहले एग्जाम्पल में सेल का नंबर तथा दूसरे एग्जाम्पल में सेल का साइज बढ़ता है, जबकि पोलन ट्यूब में ग्रोथ को लेंथ के टर्म में मेजर करते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ की ग्रोथ को उसके सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट से डिनोट किया जा सकता है। जी हाँ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ की ग्रोथ को उसके सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट से डिनोट किया जा सकता है। जी हाँ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ की ग्रोथ को
उसके सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट से डिनोट किया जा सकता है। रिवाइज कीजिए 15.1.3 फेजेस ऑफ ग्रोथ को। बताइए फेजेस ऑफ ग्रोथ में एनसीईआरटी में क्या क्या बताया गया है। ग्रोथ पीरियड को मेनली कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है, उनके नाम के साथ बताइए। जी हाँ, ग्रोथ पीरियड को मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। उनके नाम है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। जी हाँ, ग्रोथ पीरियड को मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। उनके नाम है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। आओ इसे रूट टिप्स को देखकर समझें। लगातार डिवाइड करने वाली रूट अपेक्स तथा शूट अपेक्स की सील ग्रोथ की किस फेज को रिप्रेजेंट करती है। जी हाँ, लगातार डिवाइड करने वाली रूट अपेक्स तथा शूट अपेक्स की सील ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। बताइए क्या इस रीजन की सेल्स में रिच प्रोटोप्लाज्म तथा लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई पाया जाता है। जी हाँ, लगातार डिवाइड करने वाली रूट अपेक्स तथा शूट अपेक्स की सेल ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। इस रीजन की सेल्स में रिच प्रोटोप्लाज्म तथा लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई पाया जाता है। बताइए क्या सेल वॉल इसमें प्राइमरी नेचर की होती है, जो थिन और सेलुलोजिक होती है। जी हाँ, थिन और सेलुलोजिक होती है। जी हाँ, लगातार डिवाइड करने वाली रूट अपेक्स तथा शूट अपेक्स की सेल ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। इस रीजन की सेल्स में रिच प्रोटोप्लाज्म तथा लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई पाया जाता है। सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है, जो थिन तथा सेलुलोजिक होती है। बताइए क्या इसमें सेल वॉल में भरपूर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस पाए जाते हैं। जी हाँ, लगातार डिवाइड करने वाली रूट अपेक्स तथा शूट अपेक्स की सेल ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। इस रीजन की सेल्स में रिच प्रोटोप्लाज्म तथा लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई पाया जाता है। सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है, जो थिन तथा सेलुलोजिक होती है। सेल वॉल में भरपूर प्लाज्मोडेस्माटा, जी हाँ, सेल वॉल में भरपूर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस पाए जाते हैं। चलिए इलोंगेशन फेज को बताइए। बताइए क्या मेरिस्टेमेटिक जोन के समीप यानी कि जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप पाई जाने वाली सेल्स फेज ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट्स करती है। जी हाँ, मेरिस्टेमेटिक जोन के समीप यानी कि जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप पाई जाने वाली सेल्स फेज ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट्स करती है। क्या यहाँ की सेल्स की विशेषता है कि यहाँ वैक्यूलेशन, सेल्स एनलार्जमेंट तथा न्यू सेल वाल डिपोजिशन होता है। जी हाँ, मेरिस्टेमेटिक जोन के समीप यानी कि जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप पाई जाने वाली सेल्स फेज ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ की सेल्स की विशेषता है कि यहाँ वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट तथा न्यू सेल वाल डिपोजिशन होता है। जी हाँ, मेरिस्टेमेटिक जोन के समीप यानी कि जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप पाई जाने वाली सेल्स फेज ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ की सेल्स की विशेषता है कि यहाँ वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट तथा न्यू सेल वाल डिपोजिशन होता है। चलिए मैचुरेशन फेज के बारे में बताइए। जी हाँ, मैचुरेशन फेज यह फेज ऑफ इलोंगेशन से अधिक समीप होता है। वाल थिकनिंग तथा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के रूप में यहाँ की सेल अपने मैक्सिमम साइज को प्राप्त करती है। जी हाँ, मैचुरेशन फेज यह फेज ऑफ इलोंगेशन से अधिक समीप होता है। वाल थिकनिंग तथा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के रूप में यहाँ की सेल अपने मैक्सिमम साइज को प्राप्त करती है। जी हाँ, मैचुरेशन फेज यह फेज ऑफ इलोंगेशन से अधिक समीप होता है। वाल थिकनिंग तथा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के रूप में
यहाँ की सील अपने मैक्सिमम साइज को प्राप्त करती है। फिगर 15.3 डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ elongation by the parallel line technique. Zones A, B, C, D immediately behind the apex have elongated most.